तो बच्चों, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ नए एमसीक्यूज के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कॉपी पेन उठाइए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट करते जाइए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स इसमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं डायजेपाम, कैप्टोप्रिल, साल्ब्यूटामॉल और थियोफाइलिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डायजेपाम। तो ऐसी सारी ड्रग्स जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफी हाई होता है, इनको आप बैड डॉग के थ्रू याद रख सकते हैं, जहां पर बी से बेंजोडाइजेपिन या फिर बीटा ब्लॉकर्स, ए फॉर एम्फीटामिन, डी फॉर डाइजॉक्सिन, डी फॉर डॉक्सिपिन, ओ फॉर ओपियोइड और सी फॉर क्लोरोक्विन या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। तो आइए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके टोटल बॉडी वाटर से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्लोरोक्विन होती है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 13,000 लीटर होता है, जबकि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो अबाउट 5 to 6 लीटर ही होता है। कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, जैसे कोई 100 मीटर का सर्किल है और आपने उसके 10 राउंड मारे तो आप टोटल 1 किलोमीटर चले, बट सर्किल तो 100 मीटर का ही था। ठीक इसी टाइप आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं ड्रग्स का हाई होगा जो हाईली लिपोफिलिक होंगी। सो लिपोफिलिक होने की वजह से ड्रग आपकी ब्लड कैपिलरीज को इजीली पेनिट्रेट करके डिफरेंट टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग, और फिर कुछ टाइम बाद उन टिश्यू से निकलकर फिर ब्लड में आती है और फिर जाकर के किसी दूसरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस तरीके से जो ड्रग होती है वो कई बार आपके सर्कुलेशन में आती है और फिर कई बार डिफरेंट टिश्यूज में अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इसीलिए हम इसको अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमेना देते हैं। और बार बार सर्कुलेशन में आने की वजह से ड्रग पूरी बॉडी में कई बार सर्कुलेट हो जाती है। इसी वजह से किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल बॉडी वाटर से भी ज्यादा हो जाता है। सो अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाता है, और अगर उस ड्रग की पॉइजनिंग होती है तो उसको हम डायलिसिस के थ्रू रिमूव आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रग अगर ब्लड में रहेगी ही नहीं तो वो डायलिसिस के थ्रू रिमूव आउट कैसे होगी। वहीं दूसरी ओर अगर कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक है, मींस आयोनाइज्ड फॉर्म में है ब्लड में, या फिर अगर कोई ड्रग हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, तो इन ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लो रहेगा, क्योंकि ड्रग अगर आयोनाइज्ड होगी या फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगी तो वो कभी भी ब्लड कैपिलरीज को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लो होगा। बट जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होंगी उनका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी लंबा होगा। सो आई थिंक इस टॉपिक में आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो गया होगा और आप नेक्स्ट टाइम से इन सारी बातों को कोरिलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंक्रीजेज विद फूड। मीन्स इसमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका एब्जॉर्प्शन फूड के साथ बढ़ जाता है। तो आपके ऑप्शन है ग्रीसोफिल्विन, हेलोफेंट्रिन, मेफ्लोक्विन और ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वीडियो पॉज करके देना है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर मैं आपके लिए एक पूरी लिस्ट लाया हूँ ऐसी ड्रग्स की जिनका एब्जॉर्प्शन फूड की वजह से बढ़ जाता है। तो इसको आप मैजिकल चिप्स या फिर मैजिक चिप्स के थ्रू याद रख सकते हैं, जहाँ पर एम से मेफ्लोक्विन, जी फॉर ग्रीसियोफिल्विन, सी फॉर कार्बामेजेपिन, एच फॉर हेलोफेंट्रिन, आई फॉर इमाटिनिब या फिर सारे टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, टी फॉर प्रोटीएज इनहिबिटर्स जिसका एग्जांपल है आपका सिस्क्विनाबिर, और एस फॉर स्टैटिन्स। तो ये सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका एब्जॉर्प्शन फूड के साथ बढ़ जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जिक रिएक्शंस काज्ड बाय पेनिसिलिन इज कैटेगराइज्ड अंडर व्हिच टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट। मींस कि जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं पेनिसिलिन के वो किस टाइप के एडवर्स इफेक्ट के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा टाइप बी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है टाइप ए, जिसको एगुमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। ये डोज डिपेंडेंट एंड प्रेडिक्टेबल होता है, और इसका एग्जांपल है हाइपोग्लाइसीमिया कॉज्ड बाय एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स लाइक सल्फोनिल यूरिया। जब सल्फोनिल यूरिया लेते हैं तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से भी कम हो जाता है,
और इस टाइप का एडवर्स इफेक्ट आपके टाइप ए में आता है। बात करें टाइप बी की तो इसको बिजारे इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक एलर्जिक रिएक्शन और दूसरा आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन डोज इंडिपेंडेंट होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और इसी का एग्जांपल होता है आपका पेनिसिलिन के एलर्जिक रिएक्शंस, जिसका क्लासिकल एग्जांपल है जैरिक्स हेक्साइमर सिंड्रोम। मैं आपको बता दूं कि जो जैरिक्स हेक्साइमर सिंड्रोम होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एस्प्रिन और कार्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप सी रिएक्शन, जिसमें क्रोनिक इफेक्ट आते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट एज वेल एज डोज डिपेंडेंट होते हैं, और इसका एग्जांपल है पेप्टिक अल्सर्स काज्ड बाय क्रोनिक यूज ऑफ NSAIDs। अगर आप NSAIDs का क्रोनिक यूज करते हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर हो जाता है, और ये एक मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है सारे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स का। तो आपको कोई दो ऐसी ड्रग्स बतानी है जिनके यूज से पेप्टिक अल्सर नहीं होता, और वो भी NSAIDs ही हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका टाइप डी। टाइप डी में आता है डिलेड रिएक्शंस, और ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं, और इसका एग्जांपल है टेराटोजेनिसिटी काज्ड बाय थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड का मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है फोकोमेलिया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज टाइप ई एडवर्स इफेक्ट, जो कि होता है एंड ऑफ ट्रीटमेंट, मीन्स यहाँ पर आपके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जो कि मॉर्फिन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज टाइप एफ रिएक्शन, जो कि होता है फेल्योर ऑफ थेरेपी, यहाँ पर आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं। तो बच्चों आप इसका एग्जांपल याद रखेंगे, अगर आप पेनिसिलिन को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ लेते हैं तो यहाँ पर आपको फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शोज हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो इसके ऑप्शंस हैं बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, मेटफॉर्मिन और प्रोपेनोलोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेंजोडाइजेपिन्स। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी लिस्ट लाया हूँ ऐसी ड्रग्स की जो कि हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग शो करती हैं। तो इसको आप इस पर्टिकुलर ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो कि है बेंटेन चला साइकिल से वाराणसी के वार में। तो यहाँ पर बेन से बेंजोडाइजेपिन, टेन से टॉलब्यूटामाइड, चला से क्लोरोप्रोपामाइड, साइकिल से साइक्लोस्पोरिन, वाराणसी से विरापामिल और वार से वारफेरिन। तो इस तरीके से आप इन सारी ड्रग्स को ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम एक्सेप्ट। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन या फिर ग्लूटाथियोन कंजुगेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन। यहाँ पर आपके बाकी के सारे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये फेज 2 रिएक्शंस के नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, जबकि आपका ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन इकलौता ऐसा एंजाइम होता है जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम के अंडर आता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी टेबल लाया हूँ माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की, जो कि फेज 1 या फिर फेज 2 रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। वहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, जैसे कि जब भी कोई ड्रग किसी कंजुगेटिंग एंजाइम के साथ कंजुगेट बनाती है तो उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। तो अगर कंजुगेट बनने के बाद ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 350 रहता है तो वो एक्सक्रीट आउट होती है बाइल के थ्रू, जबकि अगर कंजुगेट बनने के बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 250 बचता है तो वो एक्सक्रीट आउट होती है यूरिन के थ्रू। और याद रखना ग्लूटाथियोन कंजुगेशन हमेशा बाइल के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होते हैं इररिस्पेक्टिव देयर मॉलिक्यूलर वेट। हर एक एंजाइम की एक सैचुरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे मान लीजिए किसी एंजाइम की सैचुरेशन कैपेसिटी है 600 mg, तो अगर हम ड्रग की डोज मोर देन 600 mg रखते हैं, मान लीजिए 800 mg रख देते हैं, तो 600 mg में वो एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा और जो बची हुई 200 mg है वो ड्रग आपके ब्लड में ही रह जाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आप पूरी ऑर्डर कैपेसिटी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है ग्लूकोरोनाइडेशन की, देन अमाइनो एसिड कंजुगेशन, देन सल्फोनेशन या फिर ग्लूटाथियोन कंजुगेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन आई थिंक आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।